टाइम्स डेंसिटी। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब टाइम्स डेंसिटी रो। और अब हम f डैश निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस, और हमारे पास आएगा 4/3 पाई जी रो लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ r dr। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? बताइए लिमिट्स क्या होंगी? आप बोलेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन, ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/5, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 4r/5 और हम सरफेस तक पहुंचेंगे। सरफेस है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सो दीज आर द लिमिट्स, और उसके बाद में आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए। आपके पास आएगा 4/3 पाई जी रो लैम्डा, और फिर आ रहा है हमारे पास 9r² डिवाइडेड बाय 50। यस, सो r dr का इंटीग्रेशन होगा r²/2, और उसके बाद में हमने लिमिट्स पुट करी और हमारे पास में ये वैल्यू आई। अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें जानते हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी जानते। जैसे कि आप नहीं जानते व्हाट इज दिस 4/3 पाई जी रो, ये चीज आप नहीं जानते, लेकिन लैम्डा आप जानते हैं, दैट इज 10⁻⁻3। उसके बाद में हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 50, और फिर हमारे पास है r²। अब रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 10, तो हम लिखेंगे re² डिवाइडेड बाय 100। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ वो हमें गिवन था इन द क्वेश्चन टू बी 6 × 10⁶ मीटर्स। ये अप्रोक्सीमेटली हमको वैल्यू गिवन थी। सो वी नो लॉट ऑफ थिंग्स। अब हमें चाहिए फाइनल न्यूमेरिकल आंसर। तो 4/3 पाई जी रो, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? पहले इसके लिए हम याद करते हैं अर्थ को। अगर आप अर्थ की सरफेस पर है तब वहां पर आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन होगा g टाइम्स m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। ओके, एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ। ओके, यस, और इसकी वैल्यू होती है 10, राइट? अब मास ऑफ द अर्थ उसको आप लिख सकते हैं 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ क्यूब टाइम्स डेंसिटी। Oh, density of planet and density of earth, they are given to be same. बिल्कुल सही। तो यहां से आप देख सकते हैं 4/3 पाई जी रो, ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय RE, 10 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। यस, और फिर आप फाइनली 4/3 पाई जी रो को यहां से हटा करके 10/RE लिख सकते हैं। So we remove this entire thing and we just write 10/RE, और आप देख सकते हैं एक RE तो कैंसिल हुआ, बैम बैम, और फाइनली हमारे पास में आ रहा है we can this cancel out this 0 also, and we are getting 9 into 10⁻⁻5 divided by 5 into radius of earth, which is 6 into 10⁻⁶। So finally हमारे पास में आंसर आ गया। F dash is coming out to be 108 न्यूटन। This is force F dash, और जितना का जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उतना का उतना ऑपोजिट फोर्स हमें ऊपर लगाना होगा। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ F ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो 108 न्यूटन। सो वी गॉट द फाइनल आंसर 108 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन करके फोर्स निकाला। सो दिस वाज गुड क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सीखेंगे। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड हैज मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। तो एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था, पूरा भरा हुआ लेड से। उसका रेडियस था कैपिटल R और मास था कैपिटल M। अ स्पेरिकल पोर्शन इज डग आउट फ्रॉम इट। उसमें से एक स्पेरिकल पोर्शन हमने बाहर निकाल लिया। इट्स बाउंड्री पासेस थ्रू द सेंटर and also touches the boundary of the solid sphere. So उसकी जो बाउंड्री है वो सेंटर से पास हो रही है
और स्पीयर की बाउंड्री को भी टच कर रही है, यानी कि ये जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट अर्लियर स्पीयर। यहां पर इसका जो रेडियस होगा, इस पोर्शन को जिसको हमने रिमूव करा, उसका जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ द इंटायर बिग स्पीयर डिवाइडेड बाय 2, राइट? ओके, नाउ deduce the gravitational force on a mass small m placed at P which is at a distance small r from O along the line of centers। तो सेंटर्स की लाइन के अलोंग एट अ डिस्टेंस स्मॉल r पॉइंट P है, उस पर हमने रखा मास स्मॉल m, उस मास स्मॉल m पर नेट फोर्स कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे इस मास स्मॉल m पर नेट फोर्स वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट लोकेशन P टाइम्स स्मॉल m, राइट? ओके, अब ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी निकालें, कैसे निकालें हम ग्रेविटेशनल फील्ड एट P? वेल, आप देखिए, अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर भरा हुआ होता तब तो ग्रेविटेशनल फील्ड P पे निकालनी बहुत आसान थी, राइट? ओके, कैसे? देखिए, स्फीयर के बाहर है पॉइंट P और बाहर वाले हर पॉइंट पर इस स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, तो अगर आप पूरे मास कैपिटल M को सेंटर पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस स्मॉल r g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, यस, सो सिंपल। लेकिन यहां पर हम कुछ पोर्शन को रिमूव भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड सब्ट्रैक्ट करें? हम उस पोर्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो आइए इस पोर्शन की बात करें जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। मान लीजिए इसका मास है m डैश। ओके, यहां पर जो रेडियस है दैट रेडियस इज r/2। नाइस, तो अब देखिए, मास कैपिटल M वो है 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू डेंसिटी रो, और मास स्मॉल m डैश, मास कैपिटल M डैश ये है 4/3 पाई r/2³ इंटू रो, राइट? इसका मतलब m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 8, राइट? ओके, अंडरस्टूड। तो इस पोर्शन को हम रिमूव कर रहे हैं, इसका मास है m/8 और इस पोर्शन के कारण P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी? आप बोलेंगे इसका सेंटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r माइनस कैपिटल R/2, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P थी g टाइम्स मास विच इज m/8 ऑफ दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय r माइनस R/2 स्क्वायर, राइट? तो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड थी इस वाले पोर्शन के कारण एट पॉइंट P, और इस पोर्शन को जब हम रिमूव करेंगे तो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहां से हमारे पास अब में आई फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम फोर्स निकालते हैं। दिस फोर्स F, दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर इंटू स्मॉल m, इसको हम यहां पर अलग लिख रहे हैं, and then we have 1 minus we have 1 by 8, and then we have 1 minus r/2 small r square. So this is the net force on this mass placed at point P. Now let us go to next question. Two particles m1 and m2 are initially at rest at infinite distance. तो यहां पर ये जो दोनों पार्टिकल हैं m1 एंड m2, ये दोनों रेस्ट पर हैं। फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व्हेन देयर सेपरेशन इज d। तो हमें बताना है कि यहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जब डिस्टेंस d होगा तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए, पहले पार्टिकल थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत दूर दूर, उनको हमने छोड़ दिया, तो ये अट्रैक्ट होकर के
पास में आ रहे हैं, ये वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, और जैसे जैसे पास में आ रहे हैं ये और ज्यादा वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और हमें डिस्टेंस डी पर जब ये सेपरेट होंगे तब इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए व्हाट इज v1 प्लस v2। व्हाट इज दिस वैल्यू? v1 प्लस v2 ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस साइन आएगा। नाउ व्हाट इज v1 प्लस v2? दिस इज द क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम v1 निकालेंगे, फिर v2 निकालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। v1 v2 कैसे निकालें? वेल, क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन लॉस। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर मोमेंटम क्या हम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं। बताइए, मोमेंटम तो हम कंजर्व कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम। यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो है इंटरनल फोर्सेस, तो हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम है 0 और फाइनल मोमेंटम है m1 v1 माइनस m2 v2, यानी कि v1 इज इक्वल टू, या फिर v2 इज इक्वल टू m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। अब हम बात करते हैं दूसरे कंजर्वेशन लॉ की। हम यहां पर मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर कुछ वर्क डन नहीं कर रहा। वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। अब बताइए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि हमने इनको रेस्ट से रिलीज करा, और इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी सिस्टम की। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। यह है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब फाइनली मैकेनिकल एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, एंड देन वी राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय d। सो इससे हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द अदर इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इट। तो v2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, v1 की वैल्यू हमारे पास अब में आएगी, और फिर हम v2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में v1 आएगा। लेट अस सी व्हाट इज v1। सो हम ऐसा करते हैं कि इधर v2 की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी गेट g m1 m2 divided by g, this is equal to half, and then we have m1 v1 square, and then we have half, and then we have m2 times v2 की जगह हम लिखेंगे m1 v1 divided by m2, और हमने v2 स्क्वायर लिखा है, तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर by m2 स्क्वायर। So this is what we are getting, and then we can see 1 m2 gets cancelled out, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं v1। So v1 is equals to, we have 2g, and then we can say we are cancelling out m1 and we are getting m2 square over here, and we divide it by m1 plus m2, and then we take the under root. Okay, and there is d of course in the denominator. So this is v1, और सिमिलरली आप v2 निकाल सकते हैं। ये आप जो पहली वाली इक्वेशन है v2 is equals to m1 by m2 into v1, इधर से आप देख सकते हैं v2 will be equal to whole under root of 2g m1 square divided by m1 plus m2 times d। तो हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाल ली। अब आइए यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रही है v1 plus v2, and this is coming out to be under root of 2g, and we have m1 plus m2 divided by d. This is v1 plus v2.
This is the final answer, right? So this is how we calculate and see. This is what we are getting. हमने भी यही निकाला था. हमने निकाला था 2g m1 plus m2 डिवाइड बाई d होल अंडर रूट. आइए फिर से चेक करें. 2g m1 plus m2 डिवाइड बाई d होल अंडर रूट, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो आप d की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. आपके पास में उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है वो आ जाएगी. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला जो क्वेश्चन है ये है स्टार क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो क्या ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10a. तो दो तारे हैं, उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस है 10a. उनके सेंटर्स का डिस्टेंस है 10a. The masses of these stars are m and 16m. एक का मास m, दूसरे का मास 16m. And their radii are a and 2a. तो यहां पर रेडियाई है a और यहां पर जो रेडियस है this is 2a. A body is fired straight from the surface of large star towards the smaller star. तो एक ऑब्जेक्ट को हमने बड़े तारे से छोटे तारे की तरफ फेंका. What should be the minimum initial speed to reach the surface of smaller star? तो हम इसको कितनी मिनिमम स्पीड दें ताकि ये फिर से बड़े तारे पर लौटे नहीं और छोटे तारे पर जाकर के गिर जाए. दिस इज द क्वेश्चन. कितनी मिनिमम स्पीड के साथ में ये काम हो सकता है. नाउ इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर हमने बहुत ही ज्यादा कम स्पीड दी तब क्या होगा. तब देखिए ये बड़े तारे से जाएगी और वापस बड़े तारे पे आके गिर जाएगी. बुडूम, काम नहीं बनेगा. अच्छा, चलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़े तारे पर वापस आकर के नहीं गिरे. उसके लिए आप देखिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर लोकेशन है समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्टार्स. उस लोकेशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है. यहां पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू बोथ द स्टार्स वो 0 है. ठीक है, अब देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसा फायर करेंगे कि ये वापस नहीं लौटे. तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से ऐसा काम हो सकता है. हम उसको बस उतनी स्पीड दे दें ताकि ये इस लोकेशन तक पहुंच पाए. अगर ये इस लोकेशन पर पहुंच भी गया और रुक गया मान लीजिए, तो भी ये बड़े तारे पर आकर के फिर से नहीं गिरेगा. राइट. और अगर इस मिनिमम स्पीड से थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हम दे देते तो E इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पर आकर के पार्टिकल के पास थोड़ी सी स्पीड बचती, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी स्पीड इसको थोड़ा सा आगे ले जाती, और जैसे ही ये आगे ले जाती तब इस छोटे तारे की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करती और वो इसको अपनी तरफ खींच लेती और ये छोटे तारे तक पहुंच जाता. ओके, यस. तो इस क्वेश्चन में हमें V मिनिमम चाहिए. तो हम ऐसा करते हैं, V मिनिमम वो स्पीड लेंगे जो स्पीड E इज इक्वल टू 0 वाली लोकेशन तक पहुंचा सके, और से थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई तो फिर ये पार्टिकल छोटे तारे पर आकर के गिर जाएगा. गुड. सो लेट्स से दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिग स्टार E इक्वल टू 0 वाली लोकेशन x डिस्टेंस पर है और छोटे वाले तारे के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है 10a माइनस x. आइए x की वैल्यू पहले पता लगाएं और उसके बाद में हम स्पीड की बात करेंगे. सो हाउ डू वी फाइंड x? यहां पर इस लोकेशन पर E इक्वल टू 0 है, तो बड़े तारे के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ये होगी g टाइम्स 16m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और छोटे तारे के कारण होगी g टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय 10a माइनस x स्क्वायर, 10a माइनस x स्क्वायर. राइट. ओके. अब यहां पर जो m है ये कैंसिल हो गया, ये जो g है ये भी कैंसिल हो गया, एंड वी कैन से दैट 40a minus 4x, this is equal to plus minus x.
अब यहां पर दो वैल्यू आ रही हैं x की, एक वैल्यू आई पॉजिटिव साइन लेने पर, दैट वैल्यू इज 8a, और एक वैल्यू आई नेगेटिव साइन लेने पर, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 40a डिवाइडेड बाय 3। अब 40a/3 तो x, ये वाली जो वैल्यू है x की 40a/3, ये तो 10a से बड़ी है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर फिगर में x इज लेस देन 10a वो हमने लिया है, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू 8a को एक्सेप्ट करेंगे। राइट, ओके, गुड। तो हमने नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू 8a। अब आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। तो अभी तक हमें क्या पता चला है? अभी तक हमें वो लोकेशन पता चली है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ये लोकेशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8a फ्रॉम द बिग स्टार, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10a minus 8a, that is 2a from the small star. राइट, ये वाली लोकेशन है बड़ी स्पेशल, इसको हम बोल रहे हैं लोकेशन P। यहां पर E 0 है, और पार्टिकल की लोकेशन देखिए इनिशियली इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिग स्टार, और ये छोटे स्टार के सेंटर से कितनी दूरी पर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10a minus 2a, 10a minus 2a, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8a फ्रॉम द स्मॉल स्टार सेंटर। राइट, तो इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन हमें क्लियर है। अब आइए हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल आप बोलेंगे वो है हाफ mv²। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिग स्टार g टाइम्स 16 कैपिटल M टाइम्स मास स्मॉल m ऑफ दिस पार्टिकल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज 2a। इसके अलावा छोटे तारे के कारण भी तो इस लोकेशन पर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। राइट, इस छोटे वाले स्टार और इस पार्टिकल का जो सिस्टम है उसकी कुछ इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। ओह यस, तो छोटे वाले स्टार के कारण इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो है -g टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 8a। और पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालना चाहते हैं ये छोटे वाले पार्टिकल को लेकर के, तो आप इसको छोटे वाले पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, ठीक है। और इसके बाद में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को हम इक्वेट करेंगे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से। सो व्हाट इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी? फाइनली पॉइंट P पर पहुंच करके काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सो वी राइट 0। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेल ड्यू टू बिग स्टार, अगर हमारा पार्टिकल स्मॉल, ये जो स्मॉल m पार्टिकल है पॉइंट P पर पहुंच गया, तो बड़े वाले स्टार और स्मॉल m की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -g टाइम्स 16m टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय 8a, और दूसरे वाले के कारण होगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a। राइट, यहां पर हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है और हमारे पास में स्पीड v आ जाएगी। सो वी कैन सी दैट v इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स, वी कैन से √v² is coming out to be 2 times, and then we have g capital M divided by a, और उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है, let's see what are we getting, we are getting 16/2 minus 1/2, and then we have 1/8 minus 16/8। ओके, सो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं दिस इज 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय a टाइम्स,
Now this is 15 by 2 and then we have minus of 15 by 8. Okay, and we are getting 2g capital M 45 divided by 8a. बेसिकली आप यहाँ पर कैंसिल करके 4a लिख सकते हैं. सो दिस इज v स्क्वायर और आप अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ द साइड्स तो आपके पास आ जाएगा v. सो फाइनली v comes out to be we can say 3 by 2 under root of 5g capital M divided by a. So this is the minimum speed with which the particle should be projected so that it can reach the surface of smaller star. तो बेसिकली इतनी स्पीड से तो पार्टिकल पॉइंट पी तक पहुंचेगा और इससे थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई, थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई तो फिर ये छोटे तारे तक पहुंच जाएगा. ओके, सो दिस इज v मिनिमम अप्रोक्सीमेटली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ग्रेविटेशनल के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड प्लैनेट्स एंड आउटसाइड स्टार्स. For a particle projected in a transverse direction from a height h above the Earth's surface, find the minimum initial velocity so that it just grazes the surface of the Earth such that the path of this particle would be an ellipse with the center of the Earth as farther focus. Point of projection as the apogee and diametrically opposite point on the Earth's surface as perigee. Assume me to be the mass of the earth and r to be radius of earth. So क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई हम करेंगे इसलिए आप ध्यान से देखिए. ये है अर्थ और ये है उसका सेंटर. ओके, अब अर्थ से हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा और यहां पर अर्थ के सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर हमने उसको प्रोजेक्ट करा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. ठीक है, अब पार्टिकल का मोशन हुआ इलिप्स में. सो दिस इज इलिप्टिकल पाथ और पार्टिकल ऐसा गया कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ भी बढ़ता गया और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम होता गया. बेसिकली उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है लेकिन सेंटर की तरफ भी वो मूव हो रहा है. नाउ इट जस्ट गेजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहां पर है मिनिमम डिस्टेंस इन द केस ऑफ इलिप्स. तो मैक्सिमम डिस्टेंस था r प्लस h और मिनिमम डिस्टेंस है r. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज r. ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस था r प्लस h और यहां से जस्ट गेज होता हुआ वो निकला और फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच गया. सो दिस इज द एंटायर स्टोरी. ये इलिप्स कंप्लीट हो गया और फिर वापस से इलिप्स कंप्लीट होगा एंड दिस मोशन विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन. अब यहां पर जब पार्टिकल पहुंचा एट द मिनिमम डिस्टेंस तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u. इस क्वेश्चन में हमसे u की वैल्यू पूछी गई है. दिस इज द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया. क्वेश्चन इज वेल क्लियर. अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वेल सोचिए, क्या हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज द टॉर्क ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज जीरो. पार्टिकल पे जो टॉर्क है वो जीरो रहेगा. क्यों रहेगा? मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, इस लोकेशन पर है. ओके, अब इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर. अच्छा, पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल. अच्छा, और टॉर्क क्या होता है? r क्रॉस f. तो r और f में एंगल है 180 डिग्री. तो r क्रॉस f तो हमेशा जीरो रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर मोशन. यस, और क्योंकि टॉर्क जीरो है इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. ओ ठीक है.
अब एक और कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस, तो इन दोनों को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से चालू करें। सो व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू m टाइम्स u टाइम्स h प्लस r। तो mu टाइम्स दिस डिस्टेंस साइन थीटा होना चाहिए। अब यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, सो साइन 90 विल बी 1। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और जो दूसरी लोकेशन हमने ली है वो ये वाली लोकेशन, यहां पर v और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। सो यू कैन सी यहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा m टाइम्स v टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r। r इज बाय द वे रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि पार्टिकल जस्ट गेज होता हुआ निकल रहा है। सो वी कैन सी v कम्स आउट टू बी इक्वल टू u टाइम्स h प्लस r डिवाइडेड बाय r। दिस इज v। ठीक है, पहली इक्वेशन। अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी? आप बोलेंगे इट इज हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। राइट, यहां पर प्लैनेट का मास है कैपिटल एम, पार्टिकल का मास है स्मॉल एम। सो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस अदर लोकेशन वो है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिखी, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी, दोनों को ऐड कर रखा है इनिशियल और फाइनल केस में। और इसके बाद में जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू टाइम्स h प्लस आर डिवाइड बाय आर, वहां से v की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। हमारे पास में सिर्फ u के टर्म्स में इक्वेशन आएगी और उसके बाद में हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहां पर मैथमेटिक्स बची है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। तो आइए देखें। सो वी आर गेटिंग हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m टाइम्स 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस h। बाय द वे यहां पर आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, स्मॉल m को आप कैंसिल कर सकते हैं, बैम बैम, और 2 को आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। सो दिस 2 गोज अवे, 2 कम्स ओवर हियर। अब v स्क्वायर ये होगा u स्क्वायर टाइम्स h प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसमें से u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो u स्क्वायर कॉमन लेके हमने यहां पर -1 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2g कैपिटल M, and then we have h divided by r times r plus h। और अब आप देखिए, अब आपके पास आएगा h plus 2r times h divided by r square, this thing times u square, this is equal to 2g capital M h divided by r times r plus h। और यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, बैम बैम, एक h कैंसिल हो जाएगा, बैम बैम, एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ u। u comes out to be equal to whole under root of something. This something is 2g capital M r, and we have to divide it by h plus 2r times r plus h. Wow! So this is u. और आप चाहें तो v भी निकाल सकते हैं, v will be equal to u times h plus r divided by r. So we got the value of u. Let's celebrate, and this is the right answer for our question. So इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करे। अब अगला क्वेश्चन ये बेस्ड है ऑर्बिटल स्पीड पर। द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज r। तो अर्थ का मीन रेडियस है r।
and its angular speed on its axis is omega. अर्थ की एंगुलर स्पीड गिवन है ओमेगा. What will be the radius of the orbit of a geostationary satellite? तो कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. अच्छा, अब देखिए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो कि किसी भी पॉइंट ऑन द अर्थ के हमेशा ऊपर रहती है, इधर उधर नहीं होती. यानी कि अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उतनी की उतनी एंगुलर स्पीड होती है सैटेलाइट की भी. ओह, दैट इज ग्रेट. तो इनडायरेक्टली हमें सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड पता लग गई, दैट इज ओमेगा. अब हमें उसका रेडियस बताना है. रेडियस तो हम क्विकली बता सकते हैं. हम बोलेंगे देखिए, सैटेलाइट एक सर्कल में घूम रही है, और सर्कल में जब ऑब्जेक्ट घूमता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो यहां पर स्मॉल r है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस. राइट, नाउ ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. आखिर ये कौन प्रोवाइड करेगा? आप बोलेंगे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा? वेल, वो होगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. यहां पर कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहां से आप स्मॉल m को कैंसिल कर दीजिए. आपके पास में आ गया ये ऑर्बिटल रेडियस. दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 1/3. दिस इज स्मॉल r. और इसको आप स्मॉल g के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. आप जानते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है G कैपिटल M डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल g. सो बेसिकली G कैपिटल M इज स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. सो फाइनली आप स्मॉल r को लिख सकते हैं स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर टाइम्स होल रेज टू पावर 1/3. सो स्मॉल g टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/3. सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. वाह, तो इस क्वेश्चन में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करी और हमने ऑर्बिटल रेडियस की भी बात करी. अब हम आगे चलते हैं. और बाय द वे, आप जानते हैं अर्थ के लिए ओमेगा क्या होता है? अर्थ के लिए जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स. 24 इंटू 3600 सेकेंड्स. ये होता है ओमेगा फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ, और यही ओमेगा होगा फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इस वैल्यू को आप पुट करके यहां पर ओरिजिनल ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं. वाओ, दैट इज अमेजिंग. और उसके बाद बस काम बचा है सैटेलाइट लॉन्च करके टीवी देखने का. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट विल हैपन? सो मान लीजिए ये है अर्थ की सरफेस और ऊपर है कोई सैटेलाइट, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r. सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है. अब यहां पर अगर हम स्मॉल r को इंक्रीज करेंगे तो अर्थ से सरफेस से जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. और ऐसा होने पर पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, और टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. मान लीजिए कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट. ये सैटेलाइट थोड़ी थोड़ी चमगादड़ जैसी दिख रही है, लेकिन ये सैटेलाइट है. ओके, सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r. ये है पोटेंशियल एनर्जी. राइट, वी कैन सी इट. अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r वो होगा
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और आप स्मॉल r को कैंसिल कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों साइड को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में आ गया हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। This is coming out to be equal to kinetic energy is coming out to be equal to G capital M small m divided by 2 small r, right? Oh, very nice, very nice. तो kinetic energy भी आ गई, और टोटल एनर्जी क्या होगी? वेल, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास आएगी टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी ध्यान से देखिए नेगेटिव आ रही है, इट इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r, राइट? ओके ओके। अब हम बात करते हैं इस R को इंक्रीज करने पर क्या होगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी? अगर हम इस R को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सोचिए सोचिए, यहां पर एक नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन होने के कारण R को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, घटेगी नहीं, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन है। कैसे? देखिए, मान लीजिए R की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव, राइट? ओके, R की कोई भी वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, हम अग्री करते हैं। अब R को हम बढ़ाते 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 इंफिनिटी कर दिया हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप बोलेंगे जीरो हो जाएगी। पहले थी नेगेटिव, अब हो गई जीरो, पहले थी नेगेटिव, अब हो गई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या घटी? अरे पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई। हाँ, तो R को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन था इसलिए। ओके, समझ में आया। और यही चीज टोटल एनर्जी के साथ भी होगी। अगर आप R को इंक्रीज कर देंगे तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव साइन है। हाँ, बात तो ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। यहां पर अगर हमने R को इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? काइनेटिक एनर्जी यहां पर घट जाएगी। यहां पर नेगेटिव साइन वगैरह कुछ नहीं है, ये तो हम प्लेनली देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड द ऑप्शन। ऑप्शन ए ने कहा पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी टोटल एनर्जी विल इंक्रीज, हाँ टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, हाँ। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड हैव बीन। If the distance between the earth and the sun were half of its present value, the number of days in a year would have been. अच्छा बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे 365 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आधा हो गया, तब कितने दिन होंगे एक साल में? ओ, तब तो हमें लगता है कि अर्थ जल्दी जल्दी जाएगी सन के अराउंड, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर घट जाएंगे। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन कैपलर्स लॉ। आप जानते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेसिकली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, लेकिन अगर आप ऑर्बिट को आप सर्कुलर ऑर्बिट ले अप्रोक्सीमेटली, तब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हम बोल सकते हैं, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब यहां पर हम लिखेंगे नया टाइम पीरियड टी डैश डिवाइडेड बाय ओल्ड टाइम पीरियड टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नया डिस्टेंस, नया रेडियस विच इज आर बाय 2 डिवाइड बाय पुराना रेडियस आर होल क्यूब। यहां से हम बोलेंगे टी डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स 1/2 रेज टू पावर 3/2। ओके, और यहां से आपके पास में आंसर आएगा। आप यहां पर t की जगह 365 लिख दीजिए, बिकॉज t was 365. So t dash is equals to 365, and then we have to divide it by 2 root 2. Okay, so
this is approximately equal to 129. So T dash is 129. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. वाह. तो बेसिकली हमारा जो साल है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी साल निकलेंगे, मजा नहीं आएगा. इसलिए जितना डिस्टेंस है उतना परफेक्ट है. 365 डेज बड़ा साल होता है, बड़ा मजा आता है, आराम से हम मौसम को एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन apparent we can see apparent gravity. At what height above the earth, at what height above the surface of the earth the value of g decreases by 2%? Radius of the earth is 6400 kilometers. तो कितने हाइट पर हम जाएं फ्रॉम द सरफेस कि g 2% से कम हो जाए? अच्छा, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो g कम होगा. हाँ. अच्छा, अर्थ के नीचे हम छेद करके अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तो भी जी कम होगा. अगर आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो हर डायरेक्शन में बराबर से फोर्स लगेगा तो जी 0 हो जाएगा. हाँ, तो सरफेस पर जी ज्यादा होता है, ऊपर नीचे कम हो जाता है. हाँ, ठीक है. तो यहां पर हम सरफेस से दूर जा रहे हैं. सो वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, लेट्स से बाय अ डिस्टेंस h. यहां पर एपरेंट जी क्या होगा, जी डैश क्या होगा? आइए निकालें. तो रेडियस ऑफ द अर्थ हम ले लेते हैं कैपिटल आर, मास ऑफ द अर्थ लेते हैं कैपिटल एम. अब जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर. इसको आप लिख दीजिए जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर है हमारे पास में डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर. अब देखिए जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल जी, राइट? इसको आप प्यार से लिख सकते हैं स्मॉल जी. सो वी कैन से वी हैव स्मॉल जी टाइम्स 1 प्लस एच बाय आर रेज टू पावर -2. अब देखिए अगर h, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तब हम एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं. ये जो -2 है ये कूद करके h के पास में आ जाएगा. सो g dash will be equal to g times 1 minus 2h by r. और यहां से आप देख सकते हैं g dash minus g divided by g is equals to minus 2h by r. Minus 2h by r. Yes. g dash by g minus g is equals to minus 2h by r. अब यहां पर जो g dash है ये g से 2% कम है. So it is g minus 2 by 100 times of g. Yes. So basically g dash minus g divided by g, इसकी वैल्यू हो गई minus 2 by 100. This is given to be minus 2h by r. और यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं. r comes out to be equal to, यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं. h comes out to be equal to r by 100. हाँ, तो r था 6400 किलोमीटर, सो h हो जाएगा 64 किलोमीटर. दिस इज द आंसर. तो अगर आप सरफेस से 64 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो एपरेंट ग्रेविटी g से 2% कम होगी. सो 64 किलोमीटर इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. वाह, तो हम एपरेंट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट सो दैट एपरेंट जी एट द इक्वेटर बिकम 0? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस सिचुएशन? तो अर्थ के रोटेशन से भी जी इफेक्ट होता है. सो बेसिकली एपरेंट जी अगर हम 0 कर दें एट द इक्वेटर तो अर्थ को कितना तेजी से घुमाना होगा, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन दिस सिचुएशन? अच्छा, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो लोग हैं जो इक्वेटर पर रह रहे हैं इनको वेटलेस फील कराना चाहिए, तब जाकर के एपरेंट जी 0 होगी. और इस सिचुएशन में हमारा जो ओमेगा है वो कितना होना चाहिए और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. अब देखिए ये जो लोग हैं एट द इक्वेटर, इनका मोशन है सर्कुलर मोशन,
क्योंकि अर्थ के साथ साथ ये रोटेट हो रहे हैं, राइट? ओके। और हम यहां पर ओमेगा बढ़ा रहे हैं, तो ये भी और तेजी से अर्थ के साथ साथ रोटेट होंगे। ओके, अब यहां पर अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखेंगे तो अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज एफ जी, दिस इज जी mass of the earth times mass of the man divided by a radius r square. ओके, तो ये है सेंटर की तरफ फोर्स। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, क्योंकि ये पर्सन इक्वेटर पर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो बाहर के डायरेक्शन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। दिस इज एम, स्मॉल एम, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज आर, और इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन एन। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम in this reference frame we can say g capital M small m by r square is equals to n plus m omega square r, right? Okay, और apparent g क्या होता है? apparent g basically आप बोल सकते हैं this is n divided by mass of the man, m divided by mass of the object. अब अगर apparent g जीरो हो जाता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो फिर यहां पर हम देख सकते हैं कि एपरेंट जी को हमें जी डैश लिखना चाहिए। जी डैश इज इक्वल टू एन बाय एम। अगर जी डैश जीरो होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो होगा, और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तब आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर इन द डिनोमिनेटर and whole under root of this, right? So this is omega. By the way, g capital M divided by r square, इसको आप small g भी लिख सकते हैं। So this is nothing but under root of small g divided by r, right? Okay. और small g की वैल्यू है 10, और r को हम ले लेते हैं we can say 6400 किलोमीटर्स। तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6400 into 10 raised to power 3 meters, and we can see omega is equals to 1 by 800. तो हमें एंगुलर स्पीड पता चल गई। इतनी एंगुलर स्पीड दे दीजिए और इक्वेटर वाले लोग वेटलेस फील करेंगे, आराम से उड़ेंगे। नाउ वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड ऑल्सो। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा तो आप जानते हैं 1 बाय 800 है। सो दिस इज 2 पाई टाइम्स 800, और बाय द वे ये आ रहा है सेकंड में। अगर आप मिनट में निकालना चाहते हैं तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 60, और ये आएगा आपके पास में मिनट में। ओके, अब यहां पर 1 0 तो कैंसिल हो गया, और आप देख सकते हैं ये 80 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। बेसिकली 2 इंटू 3.14 ये आपके पास आ जाएगा 6.28, और 6.28 बाय 6 ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और 1 से थोड़ी सी बड़ी चीज जब 80 से मल्टीप्लाई होगी तब हमारे पास में यहां पर आएगा अप्रोक्सीमेटली 84.5 मिनट। ओके, अप्रोक्सीमेटली। सो वी कैन से 84.57 मिनट ये है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इतना टाइम पीरियड कर देंगे तो दिन बड़े छोटे हो जाएंगे। 24 आवर्स की जगह सिर्फ 84.5 मिनट में ही हमको सो करके जाग करके सब कुछ पूरा दिन कंप्लीट करना होगा। सो दैट वुड बी प्रीटी डिफिकल्ट। बड़े कम टाइम तक हम सो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। खैर, अभी ये 24 आवर्स वाला जो दिन है ये परफेक्ट है, आराम से सो सकते हैं और जाग सकते हैं। सो लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A bullet is fired vertically upward with velocity v from the surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at the surface of the planet. If the escape velocity from the planet is v escape is equals to v root n, then the value of n is. Ignore energy loss due to atmosphere. अब मुझे पता है आपको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन को वापस से समझते हैं डायग्राम के साथ। तो मान लीजिए ये है अर्थ, यस,
और यहां से हमने एक गोली चलाई, डिचक्याव। A bullet is fired vertically upward with velocity v. अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v. ओके, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाती है और उसके बाद में रुक जाती है, तो यहां पर v डैश हो जाएगा 0. ओके, its acceleration due to gravity at this location is 1/4 of its value at the surface of the planet. तो यहां पर जो acceleration due to gravity है g dash, this is equal to g by 4. यानी कि हम बोल सकते हैं g capital M is the mass of the planet, divided by, let's say this height is h, so divided by r plus h square, ये है g dash, this is equal to g by 4, so g capital M divided by r square, और नीचे है 4. यहां से आप देख सकते हैं h is nothing but r. हाँ, ठीक है. तो इतने हाइट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वापस वो अर्थ की तरफ आ जाती है. ठीक है, इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई. दिस इज अप टू दिस लोकेशन. अब आगे बढ़ते हैं. इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट, इज v escape is equals to v root n. अगर escape velocity v root n है, then the value of n is, तब वहां पर n की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, escape velocity कैसे निकालते हैं? वेल, अगर आप सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें और वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, तब वो एस्केप हो जाता है. ठीक है, और मिनिमम वेलोसिटी एस्केप कराने के लिए कही जाती है एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, तो हम कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दें कि पार्टिकल इंफिनिटी तक पहुंच जाए. भले ही वहां पर जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस वो एस्केप हो जाए. इतनी कम से कम वेलोसिटी होगी एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी देकर के आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे पहुंचा देंगे विद 0 काइनेटिक एनर्जी. सो इनिशियल एनर्जी आप बोल सकते हैं उसकी है हाफ m v escape स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, एंड फाइनल एनर्जी पार्टिकल की वो है 0 काइनेटिक एनर्जी एंड 0 पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो बहुत दूर निकल गया और इंफिनिटी पे जाके काइनेटिक एनर्जी हम 0 ले रहे हैं. सो वी कैन से v escape ve लिख देते हैं उसको शॉर्टकट में. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, और इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gr. दिस इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, अगर प्लैनेट अर्थ है तो g की वैल्यू होगी 10. अब आप देखिए, पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी है v टाइम्स अंडर रूट n. अच्छा, ये v क्या था? v थी बुलेट की इनिशियल स्पीड. ओ, तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो v कैसे निकालें? यहां पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे. तो पार्टिकल को हमने फेंका फ्रॉम द सरफेस, वहां पर उसकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी सिस्टम की? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. अच्छा, फाइनली पार्टिकल चला गया एट हाइट h और वहां पर जाकर के रुक गया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है वहां पर? 0. और पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की? आप बोलेंगे माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h. और h क्या था? h था r के बराबर, तो हम यहां पर लिख देंगे r प्लस h एज 2r. हाँ, और आप यहां से देखिए हमारे पास में v की वैल्यू आ गई. सो v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r. हाँ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr. हाँ, अब v और ve इनमें क्या रिलेशन है? आप बोलेंगे बड़ी सिंपल. हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि दिस v e escape velocity is nothing but root 2 times v. हाँ, और क्वेश्चन में क्या गिवन है? v escape is equals to
v टाइम्स रूट एन, एन क्या हुआ, एन हो गया 2। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, n इज इक्वल टू 2। वाह, तो इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करा और इसके वेलोसिटी के बारे में हमने बात करी। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन, अ सैटेलाइट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v in a circular orbit around the earth. So this is our beautiful planet earth, and we can see there is a satellite is moving, and let's say the mass of satellite is m dash. It is moving in circular orbit, और यहां पर कुछ distance होगा from the center, let's say it is small r. Okay, an object of mass small m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of the earth. just escape होता है और फिर इंफिनिटी पे पहुंच जाता है, भले ही वहां पर जाकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, लेकिन वो एस्केप हो चुका है फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इंफिनिटी पे पहुंच के उसकी टोटल एनर्जी भी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और फिर वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ इट्स इजेक्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो पार्टिकल को हमने जब इजेक्ट करा था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। मान लीजिए पार्टिकल का मास है स्मॉल m और उसको हमने इजेक्ट कर दिया, तो इजेक्ट करते वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर सैटेलाइट मौजूद थी। अब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालें, आइए सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं। हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, राइट। ओके, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी, आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो कितनी। वेल, इस मास स्मॉल m और अर्थ को आप लेंगे तो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज स्मॉल r। ओके, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, वेल इट जस्ट एस्केप्स टू इंफिनिटी, तो वहां पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर है, सो दिस इज जीरो। और यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी इज g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। लेकिन ये तो किसी भी ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, अब क्या करें। वेल, वो गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको स्मॉल r के टर्म्स में निकाला है, इसको आपको v के टर्म्स में निकालना था। अच्छा, v क्या था, वेल v था सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड। ओ, तो v और r रिलेटेड होंगे, राइट। हाँ, अच्छा, क्या रिलेशन हो सकती है, वेल वेरी सिंपल, सैटेलाइट का मास है m डैश, तो यहां पर इसको गोल गोल घुमाने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसकी वैल्यू होगी m डैश टाइम्स v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, राइट। और वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, दिस इज g m डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसको हमने मास ऑफ द प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो m डैश तो कैंसिल हुआ, बैम बैम। और अब देखिए यहां से आपके पास में स्मॉल r आ गया, एक स्मॉल r तो कैंसिल हुआ, और आप लिखेंगे दिस स्मॉल r इज नथिंग बट g कैपिटल M डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब हम स्मॉल r की जगह लिख देते हैं g कैपिटल M डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mv स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर, वेयर v इज द ऑर्बिटल स्पीड। अच्छा, सो वी कैन से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करी, हमने सैटेलाइट मोशन देखा, हमने देखा कि हाउ डू वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाउ डू वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा हमने ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी की भी बात करी। तो इन सब चीजों को हमने फिर से रिवाइज करा इन ग्रेविटेशन। हमने केपलर्स लॉ पर भी एक क्वेश्चन देखा था। सो I wish you all the luck. Stay healthy and keep learning. Bye-bye.